गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आइए डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब के सेशन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि यूट्यूब पर हमारी सीरीज है डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब के नाम से, जिसके हर एक सेशन में हम 10 मिसलीनियस क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करते हैं, जिसमें से कुछ ग्रामर के होते हैं और कुछ वोकैब के होते हैं। ये सारे ही क्वेश्चंस लेटेस्ट एग्जाम्स के पूछे हुए क्वेश्चंस होते हैं, जिससे आपको ये भी पता चले कि फिलहाल एग्जाम्स में क्वेश्चंस को पूछे जाने का लेवल क्या है, ट्रेंड क्या है। साथ ही साथ आप जो है अपनी प्रिपरेशन को और तेजी से आगे बढ़ा सकें। आइए क्लास को शुरू करते हैं। और हाँ, ये जो क्लासेस आपकी चल रही हैं ये डेली चलती हैं। सुबह रोज 9 से 10 बजे के बीच में ये सेशन कंडक्ट किया जाता है। आप इसको रेगुलरली अटेंड करें। लंबे समय तक अगर आप इन क्लासेस को अटेंड करते रहे तो मैं ये दावा करता हूं कि आपकी इंग्लिश बहुत बेहतर हो जाएगी और आप एग्जाम में जरूर अच्छा परफॉर्म करेंगे। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल पर हर एक क्लास का पीडीएफ भी अवेलेबल है, तो आप चाहें तो पीडीएफ का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और नोट्स उस पर बना सकते हैं। आइए क्लास को शुरू करते हैं। और जो पहला क्वेश्चन है ये फिल इन द ब्लैंक से है, पढ़िए। द आर्टिस्ट पेंटेड द सीनरी मेटिकुलसली, मतलब उस आर्टिस्ट ने उस सीनरी को पेंट किया। मेटिकुलसली का मतलब होता है बहुत ध्यान से। व्हेन यू डू योर जॉब विद सो मच अटेंशन, तो उसी को कहते हैं मेटिकुलस होना। मतलब बहुत ही ईमानदारी के साथ, बहुत ही केयरफुल हो करके अगर आप कोई काम करते हैं तब आप मेटिकुलस हैं। मेटिकुलस का सिनोनिम होता है केयरफुल। यानी कि आर्टिस्ट ने अपनी सीनरी को बड़ी ही ईमानदारी से, बहुत ही सच्चाई से, बहुत ध्यान से पेंट किया, बहुत लगन से पेंट किया। एंड कैप्चरिंग एवरी डिटेल, जिसमें उसने हर छोटी छोटी चीज को कैप्चर किया। कैसे कैप्चर किया होगा? अटेंशन से, प्रिसीजन से, मैनिफेस्टेशन से या सस्पेशन से? सर सस्पेशन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सस्पेशन का मतलब तो संदेह होगा। सेंटेंस पूरी तरीके से पॉजिटिव है तो संदेह क्यों करेगा? उसको कोई डाउट या उसको कोई डर या उसको कोई भय या उसको कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना है, राइट? मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है चीजों को दिखाना, जिसको आप एग्जीबिशन भी कह सकते हैं, शोकेस करना जिसको कहा जा सकता है। आप सब ने, हम सब ने एक वर्ड सुना होगा, मैनिफेस्टो। पॉलिटिक्स में बहुत पॉपुलर वर्ड है मैनिफेस्टो। ये, इसको राजनीति में घोषणा पत्र कहा गया है, राइट? घोषणा पत्र वो डॉक्यूमेंट है जिसे पॉलिटिकल पार्टी सबके सामने पेश करती हैं, यानी कि दिखाती हैं। उसी मैनिफेस्टो से एक वर्ड बनता है मैनिफेस्ट, जिसका मतलब है चीजों को शोकेस करना, दर्शाना, दिखाना। उसी का नाउन वर्जन मैनिफेस्टेशन होता है, जिसका मतलब भी एग्जीबिशन है, शोकेस करना, दिखाना। जैसे मैनिफेस्टेशन ऑफ इमोशंस, आपके मन में क्या चल रहा है ये अगर आप दिखा रहे हैं, दिख रहा है, तो मैनिफेस्टेशन ऑफ इमोशंस है। जैसे कि एंगर है, ग्रीफ है, राइट? प्रिसीजन होना चाहिए। प्रिसीजन का मतलब ही होता है जब आप किसी काम को बहुत बारीकी से करें, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए करें। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब कहीं से जब काम में आपने अपना 100% दिया हो और देख के लग रहा हो कि क्या बारीकी से काम किया गया। प्रिसीजन का मतलब ही होता है विद परफेक्शन। प्रिसीजन का सिनोनिम ही होता है सर परफेक्शन। किसी काम को बहुत ही बारीकी से करना, हर छोटी छोटी चीज को नोटिस करते हुए करना। अटेंशन उतना बेहतर मैच नहीं हो पाएगा, राइट? अटेंशन का मतलब तो सिर्फ ध्यान से किसी काम को करना होता है, और प्रिसीजन का मतलब है ध्यान से काम करना और बहुत ही सफाई से काम करना, राइट? आपको यहां पर ध्यान की जरूरत कम है, सफाई की जरूरत ज्यादा है कि कहीं पे कोई कलर मिसमैच नहीं हुआ, राइट? तो पहले क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है स्पॉटिंग एरर से, पढ़िए। द होटल रूम विच वी बुक्ड वॉज नॉट इनफ बिग। कहा जा रहा है कि वो होटल रूम जब जो हम लोगों ने बुक किया था वो पर्याप्त बड़ा नहीं था। वो होटल रूम जो हम लोगों ने बुक किया था वो पर्याप्त बड़ा नहीं था। थोड़ी देर के लिए इनफ को भूल जाइए, राइट? ऐसे पढ़िए। अब सेंटेंस का मीनिंग हो जाएगा कि जो होटल रूम हम लोगों ने बुक किया था वो बड़ा नहीं था।
समझ में आ रहा होगा आपको कि बिग एक एडजेक्टिव है, राइट। अब बिग जब एक एडजेक्टिव है तो जो इनफ इसके बगल में बैठा हुआ है ये इसी बिग की ही तो तारीफ कर रहा है, उसी की तो प्रॉपर्टी बता रहा है कि पर्याप्त बड़ा नहीं है। तो जो वर्ड्स एडजेक्टिव्स की प्रॉपर्टीज बताते हैं हम उनको एडवर्ब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवर्ब्स कहते हैं। तो इनफ यहां पर क्या हुआ बंधुवर? एक एडवर्ब हुआ। बट एक रूल है, वो रूल ये कहता है कि एडवर्ब के तौर पर इनफ हमेशा वर्ड के बाद आता है। यानी कि जो इनफ बिग है वो इनफ बिग ना हो करके होना चाहिए क्या? बिग इनफ, राइट। इट्स अ रूल, इट्स अ रूल। जैसे कि आप कभी भी टॉल इनफ ही बोलेंगे, आप कभी भी इनफ टॉल नहीं बोल सकते, क्योंकि टॉल एक एडजेक्टिव है, इस लिहाज से इनफ एडवर्ब हुआ ना। एडवर्ब के तौर पे इनफ वर्ड के बाद ही आएगा, पहले नहीं आएगा, राइट। यस, जैसे शी इज इंटेलिजेंट इनफ कहना, ठीक है। शी इज इनफ इंटेलिजेंट नहीं, राइट। यू हैव टू वर्क इनफ हार्ड नहीं, यू हैव टू वर्क हार्ड इनफ, राइट। सो ये याद कर लीजिए कि इनफ वर्ड एक एडवर्ब के तौर पे हमेशा उस वर्ड के बाद ही आता है जिसकी वो तारीफ करता है। उस एडजेक्टिव, उस वर्ब, उस एडवर्ब के बाद ही आता है जिसको ये मॉडिफाई कर रहा होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं और आपको यहां पर अपेंड वर्ड का एंटोनिम बताना है। क्या लगता है? ओवरबेयर होगा, सबड्यू होगा, फ्लरिश होगा या लूज होगा? देखिए, फ्लरिश का मतलब तो तरक्की करना होता है, आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना जिसको कह सकते हैं, थ्राइव बोल सकते हैं। लूज का मतलब हार जाना, टू 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 गेट डिफीटेड, राइट। टू गेट डिफीटेड, हार जाना। सबड्यू का मतलब होता है चीजों को दबा देना, एक तरीके से कम कर देना, जिसको आप रिड्यूस बोल सकते हैं, सप्रेस बोल सकते हैं। यस, लेसन हो सकता है, कम कर देना, वीकेन हो सकता है। सबड्यू करने का ये मतलब है, राइट। सबड्यू कभी कभी ऐसे भी होता है कि जैसे कि कोई गुस्सा है तो उसको शांत करना, तो पैसिफाई भी हो जाएगा। सबड्यू ऐसे समझिए कि जैसे आपको भूख लगी थी, खाना चाहिए था पर खाना आपको नहीं मिला, थोड़ी सी चाय मिल गई। अब चाय पीने के बाद आपकी भूख अपने आप कम हो गई, क्योंकि चाय ने आपकी भूख थोड़ी सी मार दी, कम कर दी। द टी सबड्यूड योर डिजायर टू ईट समथिंग। सबड्यू करने का यही मतलब है, घटा देना, कम कर देना, थोड़ा सा नीचे दबा देना, सबड्यू। देखिए, ड्यू का क्या मतलब होता है? ड्यू उन चीजों को कहते हैं जो बकाया है, बाकी है। जैसे कोई अमाउंट ड्यू है तो ड्यू तो है, बकाया है, बाकी है, उसे चुकाया जाना है। यानी कि भूख अभी भी लगी है, भले ही चाय पी ली है। लेकिन जब सब ड्यू कर दिया गया तो सब का मतलब तो और कमजोर होता है। सब एक रूट है जिसका मतलब जूनियर, इंफीरियर होता है। सब से तो सब इंस्पेक्टर बनता है, इंस्पेक्टर के नीचे सब इंस्पेक्टर होता है। तो सब ड्यू का मतलब है जो चीजें ड्यू है वो भी कम ड्यू है, तो सब ड्यू हो गई। जब आपको चाय नहीं मिली थी तो भूख बराबर लगी थी, वो ड्यू था, वो ड्यू हंगर था। लेकिन अब जब चाय मिल गई है तो भूख थोड़ी कम हो गई, तो हंगर को सबड्यू कर दिया गया, राइट। तो कम कर देना, ये इसका मीनिंग है। ओवरबेयर का मतलब होता है एक तरीके से बर्दाश्त करना, झेलना जिसको कहा जा सकता है, टॉलरेट करना इसको बोल सकते हैं। देखिए, अपेंड को ध्यान से देखिएगा। किसी भी चीज का के दो हिस्से होते हैं, एक उसका स्टार्ट पॉइंट और एक उसका एंड पॉइंट होता है ना, शुरुआत और अंत जिसको कहते हैं। अब ना एक काम करिए, किसी बंदे को पकड़िए और उसे पटक दीजिए। क्या कर दीजिए? वो सीधा खड़ा हो और उसे पैर पकड़ करके उसको पलट दीजिए। ये अपेंड करना हो गया, मतलब पलट देना, गिरा देना जिसको कहा जा सकता है। जैसे नाव पलट जाए, टर्न समथिंग अपसाइड डाउन, मतलब सिर का हिस्सा नीचे, पैर ऊपर कर दीजिए, ये अपेंड करना है। तख्ता पलट कर दीजिए, जैसे चेयर लीजिए और चेयर को पलट दीजिए, अपेंड करना कहा जाएगा। तो अपेंड क्या इशारा करेगा? अपेंड यही तो इशारा करेगा कि चीजें बर्बाद हो गई, पलट गई, खत्म हो गई, डिस्ट्रॉय कर गई, यही तो हुआ ना। हाँ, अपेंड का मतलब ओवरटर्न करना हो जाएगा, या टर्न अपसाइड डाउन हो जाएगा, टर्न अपसाइड डाउन हो जाएगा, टॉपल हो सकता है। ये सब अपेंड के मीनिंग हो जाएंगे। फ्लरिश कर लीजिए, क्योंकि अपेंड में क्या हो रहा है कि चीजें बर्बाद हो रही, खत्म हुई जा रही है ना, डिस्ट्रक्शन उनका हो रहा है, रोका जा रहा है उसे।
और फ्लरिश में चीजें आगे बढ़ रही हैं, ग्रो कर रही हैं। तो इसका जो सही एंटोनिम है वो ऑप्शन नंबर सी में है। क्या होना चाहिए? ग्रो होना चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है और आपको इस ब्रैकेट्स में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, फ्रेज है, इसका इडियम बताना है। पढ़िए पहले पूरे सेंटेंस को। शी इज समवन हु ऑलवेज डिस्करेजेस अदर एंथुसियाज्म। वो एक ऐसी बंदी है जो हमेशा दूसरे का काम बिगाड़ देती है, माहौल खराब कर देगी। डिस्करेज अवर एंथुसियाज्म, वो हमारे जोश को, ऊर्जा को, मस्ती को खत्म कर देगी। ऐसे बहुत से लोग होते हैं ना, कि एक होता है कि जो ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे अगर सेलिब्रेट कर रहे हो तो उसका पार्ट बन जाएंगे, उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, या कहेंगे ठीक है बच्चे हैं सेलिब्रेट करने दो। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पुलिस को फोन कर देंगे, कह देंगे देखो डीजे बज रहा है, 10:30 बज गया और रूल है 10 बजे तक बजेगा। तो पुलिस आ गई, पता चला पड़ोस के शर्मा अंकल ने ये काम किया। तो शर्मा अंकल ने क्या किया? मजा खराब कर दिया एक तरीके से। ऐसे लोगों को क्या कहते होंगे बताइए? ऐसे लोगों को वेट ब्लैंकेट बोलते हैं, राइट। जिसको आप कबाब में हड्डी भी कह सकते हैं। पीपल हु यूजुअली डोंट टेक पार्ट इन एनी पार्टी, एनी इवेंट, एनी सेलिब्रेशन। और प्लस वो जो लोग उस पार्टी में शिरकत करते हैं, उसका हिस्सा बनते हैं, वो मतलब एक तरीके से उसके मजे को किरकिरा भी कर देते हैं। ऐसे लोगों को वेट ब्लैंकेट कहा जाता है, राइट। जो लोग किसी किसी भी सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व नहीं होते और अगर पहुंच जाए वहां पर तो सबका मूड ही ऑफ कर देंगे। जैसे कि आपके सारे फ्रेंड्स नॉन वेज खाते हो और आप ना खाते हो, तो पता चलता है कि पार्टी दी जानी है, तो आपने कहा यार तुम सब नॉन वेज खाओगे और मैं बैठा रहूंगा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, तुम लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा, और ये भी ठीक नहीं लगेगा कि मैं वेज खाऊं तुम नॉन वेज खाओ, ठीक नहीं लगेगा। सो मैं जाता ही नहीं हूँ चलो पार्टी में। आई डोंट वांट टू बी कॉल्ड अ वेट ब्लैंकेट। तो वेट ब्लैंकेट उन लोगों को बोलते हैं। देखिए, जब हम बिस्तर पे लेटते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा बिस्तर जो अच्छे से ड्राई हो, सूखा हुआ हो। अगर जरा सा भी गीला होगा तो ना हमारा उस पर लेटने का मन करेगा, और अगर चादर गीली है तो ना हमारा उसे ओढ़ने का मन करेगा, राइट। तो ऐसे में जो आप अच्छी नींद में हैं, वो नींद आपकी टूट जाएगी। मेरी बात आप समझ रहे हैं? एंड इफ यू आर इन द बेड विद योर पार्टनर, तो सारा मजा भी खराब हो जाएगा। तो वेट ब्लैंकेट का यही मतलब है, जो दूसरे का काम बिगाड़ दे, मजा खराब कर दे। 9 days वॉन्डर का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं ना, 4 दिन की चांदनी, फ्लैश इन द पैन जिसको बोल सकते हैं। क्षणिक सफलता हिंदी में कहेंगे इसको, क्षणिक सफलता। कैश काऊ का मतलब है एक ऐसी गाय जो बहुत व्यापार दे रही है, जो पैसा कमा के दे रही, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। कैश काऊ मतलब होता है किसी कंपनी का एक ऐसा प्रोडक्ट जो बहुत बिकता हो और उससे कंपनी बहुत चलती हो, राइट। जैसे एक ऑटोमोबाइल कंपनी है किया, उसकी एक गाड़ी है किया बोल देते हैं, लेट्स से हुंडई बोल लेते हैं। एक ऑटोमोबाइल कंपनी है हुंडई, जिसकी सभी कारें वैसे बिकती, लेकिन क्रेटा सबसे ज्यादा बिकती। तो क्रेटा इज अ कैश काउ फॉर दैट कंपनी। या होंडा की सारी गाड़ियों में सबसे ज्यादा होंडा सिटी बिकती, तो होंडा सिटी इज अ कैश काउ फॉर द कंपनी, राइट। वो प्रोडक्ट जो सबसे ज्यादा सेल होता हो ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, उसको कैश काउ कहते हैं। एंड फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब हिंदी में है जल बिन मछली। और अगर मछली पानी से बाहर है तो इसका मतलब है कि वो दुविधा है, मुश्किल में है, असहज स्थिति में होना, राइट। असहज स्थिति में होना, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। एक्टिव पैसिव से है, पढ़िए। लेट अ स्टेटमेंट एड्रेसिंग द रीसेंट कंट्रोवर्सी बी इशूड बाय द कंपनी। ये जो बी इशूड है, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, इससे पता चलता है कि ये पैसिव है। पैसिव में क्या होता है, हम बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं और उसी को जब हम एक्टिव में लौटाते हैं तो हमको क्या करना होता है, सीधे V1 लगा देना होता है। अब आप चारों ऑप्शंस में जहां पर बी इशूड के प्लेस पे इशू लिखा गया उसको पकड़िए। और दूसरी बात, ये सेंटेंस इंपेरेटिव है नेचर से, लेट से इसका पैसिव बना है, हो सकता है एक्टिव भी इसका लेट से ही बने। और अगर लेट से नहीं भी बनेगा तो इंपेरेटिव सेंटेंस है तो किसी दूसरी वर्ब से बनेगा।
अब देखिए यहाँ पर वर्ब आई नहीं, यहाँ पर भी वर्ब नहीं आई, यहाँ पर भी वर्ब नहीं आई। ऑप्शन नंबर सी इज द ओनली चॉइस। लेट को लेट से ही रहने दीजिए, एक्टिव में भी लेट, पैसिव में भी लेट, राइट। लेट द कंपनी, और ये देखिए मैं जो आपको शुरू में कह रहा था ना कि बी इशूड को बदल करके आपको क्या कर देना है, इशू कर देना है, वही तो किया गया ना, बी इशूड को बदल करके इशू कर दिया गया। सो लेट द कंपनी इशू अ स्टेटमेंट एड्रेसिंग द रीसेंट कंट्रोवर्सी। नंबर 6 पर आ जाते हैं, सिनोनिम से ये क्वेश्चन है, आपको डिसर्न वर्ड का सिनोनिम बताना है। द डिटेक्टिव्स जॉब वाज टू डिसर्न द ट्रुथ फ्रॉम द वेब ऑफ लाइज। वेब ऑफ लाइज का मतलब है झूठ के पूरे जाल से, झूठ की पूरी दुनिया से या तमाम झूठ के बीच में जो सच था उस सच को उसे अलग करना था। यही तो मीनिंग हुआ सर। अगर आप डिसर्न का मीनिंग नहीं भी जान रहे हैं तब भी इस सेंटेंस को पढ़ के अंदाजा लगा सकते हैं कि सेंटेंस ये कहना चाह रहा है कि डिटेक्टिव का काम था झूठ से सच को अलग करना। सो डिसर्न का मतलब हो जाएगा अलग करना, सेपरेट करना, आइडेंटिफाई करना एक तरीके से। फाइन, हाँ, सेपरेट करना, आइडेंटिफाई करना और फेच करना जिसको कह सकते हैं, डिड्यूस करना, समझना, आप इसे इन्फर भी कह सकते हैं। अब आप देखिए इसमें कितने ऑप्शंस है। इग्नोर क्यों होगा? कंफ्यूज तो बिल्कुल नहीं होगा, कंफ्यूज तो ऑपोजिट हो जाएगा। फैब्रिकेट का मतलब है कुछ भी जो मनगढ़ंत है, फैब्रिकेटेड का मतलब मेड अप होता है, झूठ मूठ की चीजें होती हैं, मैनिपुलेट करना चीजों को, उन्हें फैब्रिकेट करना होता है। जैसे जो नकली रुपया होता है ना, हम उसे फैब्रिकेटेड करेंसी भी कहते हैं। इसका सही सिनोनिम परसीव है। परसीव का मतलब भी समझना होता है, चीजों को नोटिस करना, उन्हें उनका आकलन कर पाना, उन्हें महसूस कर पाना, उन्हें पता लगा पाना। तो डिसर्न भी यही तो कर रहा है, चीजों का पता लगा रहा है, उन्हें खोज निकाल रहा है। और परसीव का भाई यही मतलब है कि उसको रियलाइज करना, उसको उसको मार्क आउट करना, उसे उसे समझ पाना, राइट, उसे इन्फर कर पाना, हाँ, उसे फील कर पाना, ये सब इसका मीनिंग है। तो इसका सही सिनोनिम है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, नंबर 7 पर आ जाइए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से है, पढ़िए। दे से, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ, दे से मतलब प्रेजेंट। हाँ, देखिए बहुत जरूरी है कि हम फट से चीजों को नोटिस करें, टाइम नहीं ले सकते हम एग्जाम में। प्रेजेंट है, इट क्लियरली मीन्स कि अब आगे टेंस नहीं बदलने वाला, क्योंकि रूल है अगर डायरेक्ट स्पीच का टेंस प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो तो इनडायरेक्ट का टेंस नहीं बदलता। भूल जाइए वर नहीं होगा, भूल जाइए वर नहीं होगा। दे से, दैट, दे और वी, यहीं से गलती पकड़िए, वी और दे। ये जो वी है फर्स्ट पर्सन, इनडायरेक्ट में सब्जेक्ट दे के हिसाब से बदलेगा। इनडायरेक्ट स्पीच में ये जो वी है फर्स्ट पर्सन से है तो सब्जेक्ट दे के हिसाब से बदलेगा, और सब्जेक्ट दे के हिसाब से बदल करके दे हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। मूविंग ऑन, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है ये, नंबर 8। माई अंकल इज ए एंड SDO इन ए एंड द whatever फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। मतलब कोई कह रहा है कि मेरे अंकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में SDO है। देखिए यहां से तो तय है कि दा लगेगा, क्योंकि आ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोलने का कोई मतलब नहीं बनता कि मेरे अंकल जी एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो है SDO है। नहीं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो फिक्स है तो वहां पे दा ही लगाइए। अब SDO के पहले कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? हाँ, तो ये वाला तो है, ये वाला गया, ए और सी में से कुछ होना चाहिए। ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे? ध्यान से देखिए, वैसे तो ये जो एस डी ओ है इसका एस एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब आप इसको प्रोनाउंस करते हो तो बोलते हो क्या? एस डी ओ, ऐसे बोलते हो। जब आप इसे एस डी ओ बोलते हो तो यहाँ एक अल्फाबेट आता है ए, और आर्टिकल्स के रूल में पढ़ाया जाता है कि आ से लेके अंग तक ये जो भी अल्फाबेट्स हैं इनका जो साउंड है, ये वॉवेल साउंड कहा जाता है। वैसे तो हम जब आ से लेके अंग तक पढ़ते हैं तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, है ना, ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन जब हम साउंड के लिए पढ़ते हैं इनको तो हम इसे छोटा आ बड़ा आ नहीं पढ़ते, आ पढ़ते हैं। छोटी ई बड़ी ई नहीं पढ़ते, ई पढ़ते हैं। छोटा ऊ बड़ा ऊ नहीं, उ पढ़ते हैं, राइट। तो जब ये आ ई उ ओ अंग देखते हैं तो ये सब वॉवेल साउंड में आता है। तो आ से लेके अंग तक ए आता है ना, और एसडीओ में ए है,
यानी कि यहाँ पर वॉवेल साउंड है, तो आपको एन लगाना चाहिए, राइट। माई अंकल इज एन STO, माई अंकल इज एन STO, राइट। मुझे एक बात याद आ गई, मैं बता दूं, आप चाहें तो मेरा इंग्लिश का पेड कोर्स भी ले सकते हैं, राइट, जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल में ग्रामर और वोकैब को पढ़ाया है, राइट, ग्रामर और वोकैब को पढ़ाया है। इसकी डिटेल्स भी टेलीग्राम चैनल पर है, अदरवाइज आपको जो भी नंबर दिया गया हो उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि मुझे अश्विन सर का इंग्लिश का बैच चाहिए, तो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, राइट। हाँ, और अगर फिर भी आपको डाउट लगता है तो आप मतलब फिर भी आप अगर बैच बाई करने में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम बताइएगा, मैं फिर आपके लिए बैच को अरेंज करा देता हूँ, राइट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नंबर 9, आपको सही फ्रेजल वर्ब नहीं, एरर वाला एग्जाम्पल बताना है जिसमें फ्रेजल वर्ब को यूज करने में गलती करी गई हो। पहले तो फ्रेजल वर्ब ढूंढ लीजिए कौन कौन सी। पहले में क्लीन अप है, दूसरे में लुक फॉरवर्ड टू है, और तीसरे में डील इन है, चौथे में ब्रेकआउट है, राइट। पढ़िए, क्लीन अप द मेस इन द किचन, इट्स अनहाइजीनिक, मतलब किचन में जो भी कचरा है उसको साफ कर दो, बहुत गंदगी हो रही। क्लीन अप का मतलब भी होता है साफ सफाई करना, तो ये तो सही लिखा है। वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू ड्यूरिंग द इवेंट, ये भी सही लिखा हुआ, क्योंकि लुक फॉरवर्ड टू का मतलब है जब आप नियर फ्यूचर की किसी घटना का बहुत ही बेसब्री से, इनफैक्ट बहुत ही सकारात्मक तरीके से, बहुत ही पॉजिटिवली जब आप वेट कर रहे हैं, राइट, एक्सपेक्ट करना कुछ होने के लिए, एंटिसिपेट करना कि कुछ होगा और अच्छा होगा, राइट, अच्छा होगा। लुक फॉरवर्ड टू, लूजिंग द मैच कभी नहीं हो सकता, लुक फॉरवर्ड टू विनिंग द मैच होता है, एक्सपेक्ट करना, तो ये भी ठीक लिखा है। टू अर्न अ सिग्निफिकेंट प्रॉफिट यू आर एडवाइज टू डील इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये भी ठीक लिखा है। एक्चुअली डील इन एक फ्रेज है जिसका मतलब है व्यापार करना, बिजनेस करना। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स व्यापार ही तो है। कहा भी तो जाता है कि हमारे घर में जो है सोने चांदी का बिजनेस है, यानी कि हम लोग ज्वेलरी में डील करते हैं, ज्वेलरी में डील करते हैं, डील इन, राइट। हम लोग टेक्सटाइल्स में डील करते हैं, हमारा क्लोथिंग का बिजनेस है, शूटिंग शर्टिंग का बिजनेस है, हम लोग थोक में डील करते हैं, इस तरीके से बोलते हैं। होलसेल में डील करते हैं, तो डील इन का मतलब है व्यापार करना। अब यही वाला गलत होगा, व्हाई डज शी ब्रेक आउट विद ऑल हर नियर एंड डियर वंस, नियर एंड डियर वंस का मतलब प्रियजन होता है, और ब्रेक आउट का मतलब सेंटेंस तो ये कह रहा है कि वो क्यों अपने प्रियजनों से झगड़ा किया करती है, लड़ाई किया करती है। सर, झगड़ा करने के लिए, लड़ाई करने के लिए ब्रेक अप बनाया गया, पढ़ा तो होगा, लड़के लड़कियों में ब्रेकअप हुआ करता है। ब्रेकआउट फ्रेज का मतलब तो बहुत तेजी से चीजों का बढ़ना होता है, अनियंत्रित होकर के स्टार्ट होना, हाँ, स्टार्ट सडनली एंड अनकंट्रोलेबली। ब्रेकआउट का मतलब है जब चीजें कहीं पर फंसी हुई हो, तो जब वो तोड़ करके निकलती हैं तो एक तबाही मचती है ना। ब्रेकआउट का इस्तेमाल आग के लिए किया जाता है, जैसे कि आग लगी तो थोड़ी ही देर में पता चला कि पूरा गांव जलने लगा, ब्रेकआउट हो गया। दंगों के लिए होता है, दंगे भड़क जाए तो फिर वो तबाही मचा देते हैं। या कोविड जैसी बीमारी जब तक रुकी रुकी, और जब बढ़ी तो ऐसे बढ़ी कि कोई उसे कंट्रोल ही नहीं कर पाया। सो ब्रेकआउट एक फ्रेज है which means a sudden start of an activity, और थोड़ी ही देर बाद उसका बहुत बड़ा रूप ले लेना। ये 3 जगहों पर इस्तेमाल होता है, फायर के लिए, और दंगों के लिए, और किसी पैंडेमिक के लिए, किसी बड़ी बीमारी के लिए, राइट। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 यानी लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पढ़िए, एरर से ही है। इफ शी एक्सरसाइजेस डेली, मतलब अगर वो रोज एक्सरसाइज करे, शी वुड रिमेन एनर्जेटिक एंड फिट फॉरएवर, उससे फिर वो एनर्जेटिक रहेगी और फिट भी रहेगी। आपका ये जो सेंटेंस है कंडीशनल सेंटेंसेस पे बेस्ड है, इफ लगा है ना, कंडीशनल वर्ड है। ये जो एक्सरसाइजेस है ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के साथ आपको रिजल्ट में वुड नहीं लगाना चाहिए, विल लगाना चाहिए, फ्यूचर लगाना चाहिए। आप यही तो बोलोगे कि अगर वो रोज एक्सरसाइज करे तो वो एनर्जेटिक बनी रहेगी, वो हमेशा फिट बनी रहेगी। रहेगी मतलब फ्यूचर, फ्यूचर मतलब विल या फिर शैल, तो वुड क्यों करेंगे? नरेशन के मुताबिक वुड तो फ्यूचर इन द पास्ट है ना,
जैसे कि आपने डायरेक्ट स्पीच में जब सेड लिखा और इधर विल लिखा तो इनडायरेक्ट में इसी सेड के बाद दैट लगा के फिर सब्जेक्ट लगा करके इस विल को वुड कहते हैं। रीजन ये दिया जाता है कि सेड चूंकि पास्ट है तो वुड भी पास्ट होगा, पर यहाँ तो एक्सरसाइज्ड लिखा नहीं है, प्रेजेंट है ना, तो फिर वुड क्यों होगा, तब तो विल ही होना चाहिए, राइट। तो ये थी आज की क्लास। मुझे उम्मीद है आपको ये सभी 10 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा थैंक यू सर का, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं। प्लस इन क्लासेस का जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको क्लासेस से संबंधित कोई भी डाउट होता है तो हर एक सेशन के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपने डाउट को आपको शेयर करना है। मैं जरूर आपके उस डाउट का क्या कहेंगे निदान कराऊंगा, उसे सॉर्ट आउट कराऊंगा। थैंक यू, मिलते हैं कल एक और सेशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।